Welcome to VK English class. Today we are going to study the poem Dust of Snow from class 10. This is the very first poem of your book First Flight. बच्चों, अगर आपने मेरी पहली वीडियो डिटेल सिलेबस ऑफ इंग्लिश एग्ज़ाम पैटर्न नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। उस पर मैंने बताया है कि आपके पोम सेक्शन से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का और दूसरा क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के, जो कि 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो पोम आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं इस पोम में आपके लिए यहाँ पर क्या है। बच्चों, आप इनको तो जानते ही होंगे। ये हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोएम लिखी हैं। क्लास 8 में आपने इनकी पोएम पढ़ी होगी, शी स्टूप्स टू कॉन्क्वर इन द स्नो इवनिंग। क्लास 9 में भी आपने इनकी पोएम पढ़ी है, द रोड नॉट टेकन। अभी आप पढ़ने जा रहे हो डस्ट ऑफ स्नो, और नेक्स्ट पोएम आपकी फिर आपको इनकी पोएम मिलेगी फायर एंड आइस। तो इनको आप बहुत अच्छे से जान पाओगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी हैं जो कि नेचर और ऑर्डिनरी लाइफ से रिलेटेड हैं। चलिए देखते हैं ये पोएम। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rode. बच्चों देखिए कितनी सिंपल सी पोएम है, सिर्फ 8 लाइन्स की। 2 स्टैंजा ही इसमें है, नंबर 1 स्टांजा एंड नंबर 2 स्टांजा। यहाँ पर बच्चे एक बात आपको ध्यान देने वाली है क्या, देखिए आपको यहाँ कहीं भी पंक्चुएशन मार्क नज़र नहीं आ रहा है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, नो पंक्चुएशन। अगेन, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोड। यहाँ लास्ट में आपको एक फुल स्टॉप मिल रहा है। इसको हम इंग्लिश के फिगर ऑफ स्पीच में कहते हैं इंजैबमेंट। इंजैबमेंट का मतलब होता है कि कोई लाइन अगर रनिंग है, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और कोई पंक्चुएशन मार्क उसमें नहीं आ रहा है, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं इंजैबमेंट। बच्चों, पोम पढ़ने का 2 तरीका होता है। एक तो है लिटरल मीनिंग, जो कि हम सिर्फ वर्ड का मीनिंग निकालते हैं कि इनका शाब्दिक अर्थ क्या है। दूसरा होता है फिगरिकल मीनिंग कहिए या मेटाफोरिकल मीनिंग कहिए, कि कवि जो है, कवि का भाव क्या है इस पोएम को लिखने का। ऐसे ही तो उन्होंने कोई पोएम नहीं लिख दी, उनके मन में कोई फीलिंग्स, कोई इमोशन, कोई थॉट कुछ तो आया होगा, तो वो क्या है उसी को निकालना होता है मेटाफोरिकल या फिगरिकल मीनिंग। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ओके बच्चों, सी The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं। This is a hemlock tree and here is a crow. hemlock tree पर बैठा हुआ है। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. यहाँ कवि कह रहे हैं क्या, कि जिस तरह से एक कौवा आकर हेमलॉक ट्री पर बैठा है और उसने हिलाया, शेक का पास्ट टेंस हुआ शुक, उसने हिलाया द डस्ट ऑफ स्नो। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो पेड़ है इसमें बहुत बर्फ़ जमा हुई है, यही है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब धूल, स्नो की धूल, बर्फ़ की धूल। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से वो गिरा रहा है वो डस्ट, हेमलॉक ट्री से गिरा रहा है। तो जिस तरीके से एक कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो को गिराया, शुक डाउन मतलब नीचे गिराना, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पर गिराया। आगे देखिए क्या है इसमें, उसके बाद हम फिर पीछे आएंगे। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोड। मेरे हृदय को इसने अ चेंज ऑफ मूड दिया, यानी कि मेरे मूड को चेंज किया और बचाया मेरा कुछ समय बर्बाद होने से या उसे नष्ट होने से बचाया। ये इसका हुआ लिटरल मीनिंग, मतलब शाब्दिक अर्थ। अब देखते हैं कि इसका भाव क्या है कहने का। पहली स्टांजा में द पोट इज़ अपसेट एंड सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। जो पोट हैं हमारे, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो आते हैं पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। कौन से पेड़ के नीचे, हेमलॉक ट्री के नीचे। सडनली अ क्रो सिटिंग ऑन द ट्री शेक्स द ट्री एंड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फॉल्स ऑन द पोएट फ्रॉम द ट्री। जैसे ही वो बर्फ़ गिरती है
तो जो पोएट है वो उसको महसूस करते हैं। यहाँ पर क्रो, जानते हो आप किसको सिंबलाइज करता है? क्रो सिंबलाइज करता है डेथ को, फियर, ग्लूम, सैडनेस। हम लोग बोलते हैं ना कि क्रो इज़ अ बैड ओमेन, इसका दर्शन होना अच्छा नहीं है। या हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, इससे जहर बन होता है इसमें। और ये जो दोनों चीज़ें हैं, हेमलॉक ट्री और क्रो, इसको लोग अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन पोइट का यहाँ कहना है कि ये जो क्रो है, ये जो बैड ओमेन जिसको हम मानते हैं, उसने बर्फ़ गिराया मेरे ऊपर। ठीक है, कैसे गिरा यहाँ पर पोएम में नहीं बताई गया है कि कौवा आकर बैठा तो गिरा, या कौवे के हिलने से गिरा, या कौवा उड़ के कहीं गया तो गिरा। लेकिन कौवे के मूवमेंट से, द क्रो के मूवमेंट से वो बर्फ़ की धूल गिरी। क्योंकि आप देखे होंगे अपने डेली लाइफ में भी, अगर बारिश हुई है हमारे यहाँ और आप पेड़ के नीचे खड़े हो, तो पेड़ पर अगर कोई भी पक्षी आकर बैठे या उड़े तो वो बारिश की बूंदें हमारे ऊपर गिरती हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो उसी तरह से वो डस्ट जब गिरती है तो क्या होता है कि जो पोएट हैं उनका मूड चेंज हो जाता है, चेंज ऑफ मूड। यहाँ चेंज ऑफ मूड क्यों होता है? इससे पता चल रहा है कि पोएट जो है वो पहले क्या है, सैड हैं, उदास हैं। क्योंकि ये जो क्रो है, ये जो हेमलॉक ट्री है, ये सारा पिक्चर दिखा रहा है सैडनेस का। ठीक है, वो दुखी हैं किसी बात को लेकर, या फ्रस्ट्रेट हैं, या वो बहुत ही लो फील कर रहे हैं। फर्स्ट स्टांजा में हमें ये पता चलता है, लेकिन सेकंड स्टांजा से हम ये जान पा रहे हैं कि वो खुश हो जा रहे हैं, है ना। अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और खुश होने से क्या हो रहा है कि जो पोएट हैं वो अपना बाकी बचा हुआ दिन जो उनका बर्बाद हो जाता, शायद उनका मूड ख़राब होने की वजह से, वो बच गया। ये डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ये देखिए बर्फ़ गिर रही है। द सॉफ्ट एंड कोल्ड टच ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। ये देखिए पहला स्टांजा में पोएट का ऐसा फील हो रहा था, लेकिन बाद में वो क्या हो गए, हैप्पी हो गए हैं। तो दिस सिंपल मोमेंट प्रूव्स टू बी वेरी सिग्निफिकेंट एंड सेव्स द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोएट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड एंड हेल्ड इन रिग्रेट। यानी कि इस पोएम से हमें ये मैसेज मिल रहा है क्या, कि छोटी छोटी इंसिडेंट्स जो हमारे लाइफ में होती है, छोटे छोटे मोमेंट्स, वो हमें बहुत बड़ी खुशी दे जाती है। तो पोएट को भी ये लग रहा है कि मैं कितना उदास था, कितना दुखी था, पर एक छोटे से मोमेंट ने, कौवे के हिलने के कारण, डस्ट ऑफ स्नो का नीचे गिरना, यही पोएट के मूड को चेंज कर देता है। पोएट के दिल में खुशी आ जाती है ना बच्चों। तो यही था, ये सिंपल सी पोएम, बहुत छोटी सी पोएम है। आगे हम लोग इसकी पोएटिक डिवाइसेस और राइम स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। ये है राइम स्कीम पोएम की, देखिए यहाँ मैंने आपके लिए राइम स्कीम बना दिया है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। पहले फर्स्ट स्टांजा देखिए, क्रो एंड स्नो दोनों का देखिए बोलने का तरीका एक ही है, एक ही साउंड निकल रहा है, क्रो स्नो। तो दोनों को हम ए से सिंबलाइज कर देंगे। फिर है मी ट्री, मी और ट्री एक जैसी सुनने में है, तो बी और बी, A and A, B and B, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Heart and part are same, so C, C. Mood and rude are same, so D and D. तो पहले स्टैंजा में राइम स्कीम हुआ A B और सेकेंड में हुआ C D। तो बच्चों राइम स्कीम क्यों यूज़ की जाती है पोएम में? ताकि पोम एक गीत की तरह होता है, तो उसमें एक रिदमिक इफ़ेक्ट लाने के लिए, लय लाने के लिए हम राइम स्कीम का यूज़ करते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो पोम की राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी सी डी। ओके बच्चों, आगे देखिए पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस मतलब हुआ फिगर ऑफ स्पीच, जो कवि जो हैं वो अलंकार का इस्तेमाल करते हैं डिवाइसेस का।
इस पोएम में इंजैबमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कंटिन्यूअस लाइंस विदाउट पंक्चुएशन। दूसरा इसमें यूज़ हुआ है असोनेंस। असोनेंस का मतलब हुआ बच्चों कि जब कोई पोएम में, कोई लाइन में, किसी पंक्ति में अगर वॉवेल साउंड रिपीट हो रहा है और वो रिपीटेशन बार बार हो, 2 बार 3 बार और आसपास में हो, तो उसको असोनेंस यूज़ करेंगे। और वो वॉवेल साउंड कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए डबल ओ, शुक में डबल ओ, डाउन में ओ, ऑन में ओ, तो यहाँ 3 बार ओ का रिपीटेशन हुआ है, इसलिए हम इसे कौन से फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे? असोनेंस। दूसरा है कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट तो हुआ व्यंजन, हम लोग जानते हैं, कॉन्सोनेंट से ही हुआ है कॉन्सोनेंस। इसमें कॉन्सोनेंट साउंड का अगर रिपीटेशन हो रहा है, देखिए यहाँ डी, डे, हैड, डी, रूट, डी, ड, 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 डी, 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 बार बार ड का प्रोनाउंसिएशन साउंड आ रहा है, तो इसे हम कॉन्सोनेंट्स फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। एलिट्रेशन का क्या है? एलिट्रेशन में भी कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ होता है बच्चों, बट ये जनरली वर्ड के स्टार्टिंग में होता है। हैज़, हर्ट, इसमें कहीं कॉन्सोनेंट्स में साउंड जो होगा वो कहीं भी हो सकता है, शुरू में, लास्ट में, मिडिल में, लेकिन एलिट्रेशन में जो साउंड होंगे वो वर्ड्स के स्टार्टिंग में होंगे। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज सिंडोकी। सिंडोकी मीन्स द पार्ट विच सिम्बोलाइजेज द होल। जब पार्ट पूरे होल को रिप्रेजेंट करे तो उसे हम सिंडोकी कहते हैं। पोएम में एक वर्ड आया था हर्ट। ये हर्ट पोएट के पूरे मूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी उनका जब हर्ट खुश हो रहा है तो वो पूरे खुश हो जा रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाएगा सिंडोकी। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। आप इस पोएम को 2-3 बार सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। और आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर से देख लेंगे, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तब तक के लिए बच्चों, हैप्पी लर्निंग, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, बाय बाय।